लाइन्स एंड एंगल, क्लास 9th एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, किसी भी बुक से हो। तो लाइन्स एंड एंगल के हम पहले छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट बता चुके हैं वीडियो में। आज हम जैसा हमने डिस्कस किया था कि लाइन्स जो होता है वन डायमेंशनल फिगर होता है, इसकी चर्चा हम डिटेल में कर चुके हैं। इसको जिन लोगों को समझना हो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। ये टू डायमेंशनल, डायमेंशन क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है उसको डायमेंशन होता है। लेंथ अगर एक डायमेंशन, ब्रेथ है तो 2 डायमेंशन और हाइट है तो 3 डायमेंशन। जीरो कोई डायमेंशन होता नहीं, इसलिए डायमेंशनलेस फिगर होता है। तो आज हम बात करेंगे एंगल। हम बताए थे एंगल की फॉर्मेशन यहाँ डिस्कस किए थे, पिछले वीडियो में डिटेल बताए थे, लेकिन थोड़ी सी फिर बताते हैं। एंगल की फॉर्मेशन क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, अगर इस इनिशियल पॉइंट पे एक रे, जैसे एक O है और एक रे है, इसी पे अगर एक और रे ला देते हैं, अगर ये B है तो ये बन जाता था 0 डिग्री। जब दोनों रे एक पे कोइंसाइड कर जाए, यानी एक लाइन ये है और दूसरा लाइन, दोनों लाइन एक पे आ जाए तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। पर अगर ऐसे बन जाए तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। पर फर्स्ट केस फर्स्ट में, और बाकी इसमें हम पूरा डिटेल बताए थे। केस 2 में क्या बताए थे कि अगर एक रे ए है OA और एक रे को ऐसे ड्रॉ कर दिए B, तो ये जो स्पेस कवर किया, सॉरी ए, इसके द्वारा जो एरिया फॉर्म हुआ, ये पार्ट जो हुआ यही है एंगल, इसको बोलते हैं एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल में क्या क्या लिखते हैं, सॉरी इसे बताते हैं। O जो है, O को बोलते हैं वर्टेक्स, या हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या बोलते हैं ऑरिजिन। फिर से O मतलब ऑरिजिन, जहाँ पे शुरू हो रहा है, इसे इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, वर्टेक्स। OA को बोलते हैं, क्योंकि OA पे डायरेक्शन दिखा दिए हैं, ऐसे OA ये डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं रे, या हम बोलते हैं आर्म्स। OB को भी बोलते हैं, क्योंकि OB में भी एरो दिखाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं रे। और रे होता है क्या, हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइन क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए पीछे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए मुझे चाहिए एक इनिशियल पॉइंट, एक रे इस तरह से, एक ए इस तरह से, तो ये बना एंगल। अब मान लेते हैं इस एंगल का वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल AOB इक्वल टू 30 डिग्री, या हम लिखते हैं इसे इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA इक्वल टू 30 डिग्री। कहने का मतलब ये दोनों किसमें दोनों बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOB लिखो या एंगल BOA लिखो, बात बराबर है 30 डिग्री। ये तो सही है, पर अगर किसी ने इसको अगर ऐसे लिख दिया, एंगल OBA इक्वल टू 30 डिग्री, गलत। एंगल OAB इक्वल टू 30 डिग्री, गलत। क्यों गलत है बताते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस एंगल किसके बारे में बात हो रहा है, एंगल हो रहा है यहाँ पे शो कर रहा है, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे बन रहा है, उसको बीच में रखते हैं। एंगल देखो यहाँ बीच में है, O है, O यहाँ बीच में है, यहाँ भी O बीच में है, यहाँ O बीच में। पर अगर O को हम शुरू में लाते हैं तो कहीं OA एंगल यहाँ नहीं बन रहा है, A पे नहीं बन रहा है, एंगल B पे नहीं बन रहा है, एंगल O पे बन रहा है, इसीलिए O बीच में, यहाँ भी बीच में है, यहाँ बीच में है। इधर A बाद में है, B पहले है, इधर A पहले B बाद में। पर अगर हम O से शुरू करते हैं तो O पे एंगल बन रहा है, तो O से शुरू हो नहीं सकता है, एंगल ना A पे बन रहा है ना एंगल B, इसीलिए गलत है। ऐसा लिखना गलत है, ऐसा लिखना सही है। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ एंगल की कहानी, यानी फॉर्मेशन, इसको हम यानी कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंगल फॉर्मेशन, हम ये कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंगल फॉर्मेशन। और इसके बारे में हम डिटेल बताए थे पिछले वीडियो में कि 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 135 जो भी है, 120 कैसे बनता है, कैसे वो बढ़ते चला जाता है, कैसे लाइन बनता है, हम उसमें डिस्कस किए थे। पिछले वीडियो में से देख सकते हैं कि कैसे बताए थे, कैसे नहीं, ठीक है। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो 0 डिग्री एंगल तो हो चुके हैं, कौन होता है 0 डिग्री एंगल, उसका बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं फिर से।
आज टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। क्लास 9th के लिए वीडियो है ये। इसे चाहे तो एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं अगर उनका बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं है तो, ठीक है। अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी पुलिस या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को। तो हालांकि उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बना ही रहे हैं, जो एसएससी के लिए होगा, रेलवे के लिए होगा, सीसेट के लिए होगा और कैट एग्जामिनेशन के लिए होगा, ठीक है। तो ये स्पेशली यानी एकेडमिक है और वो प्योर कॉम्पिटिटिव होगा। तो हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल दिख रहा है कि नहीं, कोई दिख रहा है तुमको? हाँ दिख गया। टाइप्स ऑफ एंगल, तो शुरुआत करते हैं पहला 0 डिग्री एंगल से। 0 डिग्री एंगल, तो ये क्या होता है? रे। हमने बताया था रे क्या होता है? जैसे मैंने बताया था एक इनिशियल पॉइंट ए है, ए है, तो ये कितना बनाता है? 0 डिग्री। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री एंगल। दूसरा 0 डिग्री बाद 90 डिग्री एंगल। राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये जो बनता है राइट एंगल, हम पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं कैसे बना। तीसरा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। पहले ये तीनों चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे एक रे है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो ये जो लाइन से बनी वो कितना बनी? 180 डिग्री का, इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। चौथा, ठीक है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हमें ये बताया था कैसे घूम जाते एक चक्कर। अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं, यहाँ से एक चक्कर शुरू करते हैं, इस तरह से पूरा घूम जाते हैं, तो ये बनता है क्या? कंप्लीट एंगल। यानी जो एंगल 360 डिग्री का हो, 360 डिग्री का हो, से हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। ये भी क्या बताए थे पिछले वीडियो में, कैसे बताए थे, ठीक है। पांचवा कंप्लीट एंगल हो गया, यानी 360 डिग्री होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट एंगल, कंप्लीमेंट या कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल ये क्या होता है? जैसे ये 90 डिग्री तो हुआ, जैसे ए ओ बी 90 डिग्री, पर अगर ये एक एंगल अगर मान लो 30 डिग्री है, ऐसे मानते हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है, तो दोनों एंगल को मिला के, सॉरी, अगर ये एंगल x है और ये y है, अगर इसकी वैल्यू, अगर ये मान लीजिए 50 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 40। दोनों की वैल्यू मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। जब दो एंगल मिला करके, यानी ए ओ बी, यहाँ पे सी है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, फिर से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इस केस में कम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा? जब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x का नाम क्या है? एंगल ए ओ सी, ये x है। y का नाम क्या है? सी ओ बी या बी ओ सी, इक्वल टू 90 डिग्री, नॉट 180। कितना होगा? 90 डिग्री। जब दो एंगल को मिला दे तो हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल या कम्प्लीमेंट्री एंगल। पर दो एंगल मिला के अगर 180 बन जाए तो क्या बोलते हैं? जैसे मैंने कहा ना, अगर ये दो एंगल मिला के अगर 180 हो जाए तो इसको दो नाम है। अगर ये x है और ये y है, ए ओ बी सी, इफ, अब ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब यह से हम इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर क्योंकि दो एंगल, देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल। अब जब दो एंगल या दो एंगल से ज़्यादा मिला के बना दे, जैसे x प्लस वाई या x प्लस वाई प्लस, अगर एक एंगल और भी हो जाए तो भी x y अगर z है तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम कहने का मतलब है क्या कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल मिला करके, अगर ये दोनों एंगल मिला के अगर ये x है और ये y है,
x प्लस वाई इक्वल टू अगर 180 है तो इसका नाम कम्प्लीमेंट्री तो बोलते हैं, साथ में इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर भी बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में क्या अंतर है? लीनियर पेयर में एग्जैक्टली दो ही एंगल होने चाहिए, दो एंगल, सप्लीमेंट्री में ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर, जैसे ये एंगल और ये एंगल अगर ए है और ये बी है, दोनों मिला के अगर 180 है तो लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर समझने के लिए तो यही तरीका है इसमें। जैसे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 180 है, अगर 100 मान ली 75 है तो ये कितना हो जाएगा? 105 होएगा, 185, क्योंकि दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 180, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, अब आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या एंगल इसमें, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, लेकिन उससे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, थीटा मान लेते हैं एंगल को, और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल बन गया 9 तक। जैसे ये एंगल अगर मान लो अगर 79 डिग्री भी होगा, 85 डिग्री भी होगा तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज जैसे हम डायग्राम में बता चुके हैं, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा। जैसे एक एंगल है ये, तो ओ ए बी, अगर ये मान लो 120 डिग्री है तो क्या है? 90 से बड़ा, 90, अगर ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब कहने मतलब 91 डिग्री अगर हो या 179 डिग्री हो, लास्ट एंगल ए हो बना दो तो भी ऑब्ट्यूज, ए बना दो तो भी ऑब्ट्यूज। तो 120 क्या है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्या हो? ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे 180 तो बन गया ये लाइन पूरा, 180 से ज़्यादा हो पर 360 से कम हो। जैसे मान लेते हैं ये 200 डिग्री, 210 डिग्री का है ओ ए बी, तो ओ ए बी क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अगर कोई भी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 के बीच, मतलब कहने का मतलब वो 181 डिग्री से लेकर के 359 तक कोई भी एंगल है तो वो क्या लेगा? रिफ्लेक्स एंगल लेगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बाद वर्टेक्स एंगल क्या होता है? वर्टेक्स एंगल, सारे एंगल डिस्कस करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में अगर इस वर्टेक्स के बारे में बात करें, ये एंगल अगर है या इसके बारे में बात करें या इसके बारे में, तो इसके में एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है। तो एक एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो ए अगर बोलेंगे वर्टेक्स एक लिए 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये वर्टेक्स एंगल हो सकता है। वर्टेक्स मतलब जो वर्टेक्स पे हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल बच गया? हाँ, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल अभी बताते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होता है? ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में, तो ये इसका ऑपोजिट, अगर ये x है और ये y है तो x का ऑपोजिट y है या y का ऑपोजिट x है, ऑपोजिट एंगल हो गया। या हम इस डायग्राम में बात करें तो ये अगर x है और ये y है तो इसका ऑपोजिट a हो गया, ये ऑपोजिट एंगल हो गया। हम बता रहे ऑपोजिट एंगल क्या होता है। पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में सारे ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो भी ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? यानी x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई होंगे। डिस्कस करेंगे भी हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑपोजिट एंगल के अलावा एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इसको हम लोग किस तरह से देखते हैं? दो तरीका से। जैसे ये एंगल अगर x है और ये एंगल y है तो x के एडजेसेंट y है, या तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये एंगल अगर x है, ये वाला पार्ट अगर x है और ये अगर y है, तो x के बगल में कौन है? y है। x के बगल में कौन है? y है। तो यहाँ पे y द एडजेसेंट ऑफ x
x is the adjacent of y, y is the adjacent of x, x is the adjacent of y, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीनियर पेयर्स एंगल, अभी डिस्कस जस्ट किए थे कि फिर बताते हैं फिर से, लीनियर पेयर्स एंगल, ये पेयर्स एंगल, पेयर्स हो गया एंगल। जैसे ये लाइन है, ये और ये दो पेयर बन गया तो लीनियर पेयर्स एंगल हो गया। ए और बी दोनों मिला के 180 होना चाहिए। एंगल ऑन द सेम साइड्स, अच्छा ये क्या होता है, एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ अ लाइन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन, ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये क्या होता है, जैसे एक लाइन बना दिए, गुड, ए भी एक लाइन है, 1 2 3 4, तो देखो ए बी सी डी ई, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए इक्वल टू 180। हम ये बता सकते हैं एंगल ऑन द एक लाइन के एक साइड जितने एंगल है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन हो गया, समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत हो, अगर कहीं भी मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर एक पॉइंट भी कहीं डाउट हो, यदि मैं कुछ गलत बता दिया हूँ गलती से या कहीं को डाउट हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन, मुझे बताएं ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे, ओके, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए देखना बेकार है, तो प्लीज़ इस वीडियो को नहीं देखें। इफ़ यू आर बफ और aficionado in mathematics, need not to watch this video, okay? ये तो मेरा सजेशन है सबके लिए। हम नहीं चाहते कि कोई समय बर्बाद करे अपना, अगर सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है, सबका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, जिस किसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसे देखने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक बातें हैं, ठीक है, ऐसा समझे। एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ लाइन, जैसे बताए भी हम, अब बताते हैं एंगल अराउंड द पॉइंट्स, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। जैसे एक पॉइंट्स है, इस पॉइंट के अराउंड में कितने, एक एंगल बन गया, 2 एंगल बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, जितने बना, ए बी सी डी ई एफ, कितने एंगल बना, तो सभी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। ये है एंगल अराउंड द पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के बारे में, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर ये लाइन है, ये लाइन कट कर गया, इस लाइन का नाम ए बी, इसका सी डी, किसी पॉइंट पे कट किया ओ पे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। कैसे, अभी बताते हैं। अगर मान लो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स, ये अगर वाई है तो ये भी वाई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान के चलो, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, तो अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब, एक लाइन से इसको कट किए और एक लाइन से इसको, मतलब ये एंगल बराबर एक लाइन, इसको भी 2 लाइन से कट किए और इसको भी 2 लाइन से कट किए, इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल। ज्योमेट्री का ये रूल होता है, ठीक है। रूल क्या सिग्निफाई हम लोग इस तरह से करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दोनों बराबर होते हैं। हम कैसे मान ले दोनों एंगल बराबर होते हैं, सोचने वाली बात है कि जैसे ये दोनों लाइन है, इस एंगल को x माने, इसको हम y माने, क्लियर है, और इसको हम z माने। तो अगर हम 2 मिनट के लिए अगर हम भूल जाएं
तो ये मुझे क्या दिखा दे रहा है, सीधा लाइन दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये दोनों लाइन क्या है, सीधा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180। गुड। अब हम इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर दिए और 2 मिनट के लिए भूल जाए, और ये हमने z लिखा था। तो ये एंगल y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, y प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अब यहाँ भी 180 यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180, और यहाँ 180 वैल्यू क्या है, y प्लस जेड। फिर से x प्लस वाई इक्वल टू 180, और 180 की जगह पे क्या है, y प्लस जेड। तो ये वाला सेम चीज़ हू बहू यहाँ उतर गया, और उस 180 की जगह पे 180 का वैल्यू 180 यहाँ भी, 180 यहाँ भी, 180 की वैल्यू कितना है, y प्लस जेड, y प्लस जेड। तो y कैंसिल, तो x इक्वल टू जेड। इसीलिए हम इसको अगर हम x बनाए थे तो इसको z। हम फिर से प्रूव करते हैं, इसको समझाते हैं। एक हालांकि इसको हम लिख देंगे, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन से बताएंगे, पर हम अभी बेसिक थोड़ा सा बताते हैं कि 180 क्यों मानते हैं। इसको कहने का मतलब है, जैसे एक ये लाइन है, एक लाइन है ए बी सी डी, हम इसको x माने, इसको y माने, इसको हम z माने। तो अगर हम 2 मिनट के लिए अगर भूल जाएं, इसको मिटा दें, तो एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। गुड। इसको फर्स्ट। अब इसको आगे बढ़ा दें और इसको 2 मिनट के लिए हम भूल जाएं, इसको z माने थे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, y प्लस जेड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है y प्लस जेड इक्वल टू 180। ठीक है, y प्लस जेड इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू 180। क्यों, अच्छा ये y प्लस जेड इक्वल टू 180 क्यों है, क्योंकि सीधा है, स्ट्रेट लाइन। अभी हम डिस्कस किए कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो कितना बनाती है, अगर ये एंगल a है और एंगल b है, या एंगल अगर x है और एंगल y है, तो दोनों कितना बनाती है, 180। तो ये दोनों कितना बनाएगा, 180। तो 1 बटा, अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180, 180 की जगह पे क्या है, y प्लस जेड है, y प्लस जेड। y कट जाएगा, इक्वल टू रहेगा, तो इधर प्लस में इधर भी प्लस में, या प्लस माइनस भी रहेगा। तो सेम अगर यहाँ पे वेरिएबल हो या कांस्टेंट भी हो तो कट जाता है, y यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू जेड। तो इसका मतलब ये एंगल कितना था, x था, ये z था, तो इसीलिए x इक्वल टू जेड हुआ यहाँ पे। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसके अगले सेक्शन के बारे में, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये हो गया। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में क्या समझें कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, अगर ये 140 है तो ये भी 140 होगा। सब मिला के कितना होना चाहिए, 360 होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है। अगले हम डिस्कस करते हैं, दो अभी इम्पॉर्टेंट खास है। अभी बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के दो हिस्से होते हैं, अल्टरनेट एंगल वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इसके एप्लीकेशन बिना। इसको दो कैटेगरी में करते हैं। ठीक, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। ये एक लाइन है, हमने दोनों लाइन को पैरेलल ड्रॉ नहीं किए हैं, कंडीशन अप्लाई थे हम अलग डायग्राम को। जैसे एक लाइन ये है, ए बी ए सी डी, और एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है पी क्यू, जो पॉइंट आर और पॉइंट एस पे कट कर रहा है। तो हमने बोला अल्टरनेट इंटीरियर, ध्यान देना बात है, यहाँ पे आर लिखे हैं, यहाँ पे एस। अल्टरनेट देखो ये एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, ए आर एस, ये एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब ये एंगल और ये एंगल। अगर ये x है और ये y है तो x और y दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। फिर से हम बताते हैं, एक पॉइंट है ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे।
उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है और ये बी है तो ए बी ऑल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। फिर से बताते हैं, यहाँ पे या तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे एक लाइन लिख लेंगे, ए एंगल 1 है, एंगल 2 है, ए एंगल 3 है और ए एंगल 4 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ए दोनों के दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिखते हैं। पर ये दोनों भी एंगल इक्वल नहीं है। ये दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन पैरेलल होंगे। तो उस तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। इसमें भी एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर, इन दोनों लाइन के बीच में अंदर अल्टरनेट बोला है। अगर ये एंगल है तो सीधे सीधे आ रहा है, अब इस साइड नहीं होके इस साइड होगा। मतलब समझना है इस चीज़ को अच्छी तरह से, इसका क्या मतलब है हम समझाते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल ले लिए एंगल 1, तो अब सीधे 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 आएगा, अल्टरनेट बोला है, तो अब इस साइड नहीं होगा, अल्टरनेट मतलब उलट जाना है, इस साइड आ जाना है, तो ये एंगल। और चूंकि इंटीरियर बोला है तो अंदर में ही रहना है, अल्टरनेट बोला है तो इंटीरियर में ही लेना है, अल्टरनेट इंटीरियर, तो इंटीरियर में ही लेना है। इंटीरियर में कैसे लेना है, तो देखो ये अगर एंगल 1 है तो एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब इंटीरियर में ही लेना है इसमें, ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर में ही लेना है। सॉरी फॉर नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, ओके, आप लोग को शायद ठीक नहीं लगता होगा। एनीवे, तो ये हो गया यहाँ पे, जैसे ए एंगल 1 हो गया, अब सीधे सीधे आ रहे हैं, अब इस साइड, तो इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब इस लाइन के उधर चला जाएगा तो एक्सटीरियर, इस लाइन के नीचे आ जाएगा तो एक्सटीरियर। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम समझेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे ये लाइन हो गया, अब ये एंगल है तो ये सीधे 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 आएगा, इन दोनों लाइन के अंदर वाला एंगल तो लेना ही नहीं है, बाहर का लेना है, तो ये एंगल लेंगे, इसके बगल वाला इस साइड। अब इसी साइड नहीं लेंगे, इस साइड लेंगे, तो जैसे एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर कैसा हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, अगर दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर की किस्में, एक कंडीशन दे देंगे दोनों, इफ दो लाइन है, पहले लिख लेते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, ये लाइन L M और ये लाइन है P Q, इस पॉइंट पे R और S पे कट किया। फिर से बताते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ L पैरेलल M, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। फिर से ध्यान से हम समझाते हैं, दोबारा बताते हैं, अगर ये लाइन L लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जितना गैप यहाँ पे उतना ही गैप यहाँ पे, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। अगर मान लें करने में अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्यों होगा हम अभी बताते हैं थोड़ी बाद, ठीक है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन बता देंगे। उसी तरह से ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का साइन है, ये रीजन देंगे। अगर दोनों लाइन पैरेलल, इफ अगर लाइन पैरेलल हो तो ये, और दूसरा कंडीशन, इफ
और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि अगर ये दोनों लाइन अगर ध्यान देंगे एंगल 1 एंगल 2, इफ़ कंडीशन दिया है इफ़ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अगर एंगल 1 और ये लाइन L है और ये M है, मान लेते हैं ये दो लाइन है, दो लाइन भले पैरेलल नहीं दिख रहा हो, ये दोनों लाइन है, दो लाइन भले ही पैरेलल नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये एंगल बराबर ये एंगल, मतलब कहने मतलब अगर ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री, तो 100% ये लाइन दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर से समझाते हैं, अगर ये 70 डिग्री है और ये 70 डिग्री, भले ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं दिख रहे हो, तो भी ये दोनों पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? क्योंकि एंगल इक्वल्स है। तो यहाँ लिखें इफ़ एंगल 1 इक्वल टू 2 देन लाइन L पैरेलल M। थोड़ी इस वीडियो में बाहर के साउंड्स भी आ जाते होंगे, उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्या करें वो, तो हम लोग रोक नहीं सकते उसको। एनीवे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 L पैरेलल M हो जाएगा। यहाँ जब एंगल 1 इक्वल 2 होगा तो L पैरेलल M हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में, अल्टरनेट एक्सटीरियर के एंगल के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। एंगल तो हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये लाइन समझना है, जैसे ये लाइन ए लाइन पैरेलल है L M और ये PQ है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ L पैरेलल M, तो एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। फिर से अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। देन इफ L पैरेलल M देन एंगल 1 इक्वल टू Y बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या मतलब बना? इसका मतलब हम समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइन ए लाइन पैरेलल है, ये लाइन इफ L और M, यहाँ पे इफ L पैरेलल M है और अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्लियर है? ये भी क्या होगा? 50 होगा। और अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। अब देखो ये लाइन है, दोनों मिलकर कितना बनेगा? 180। ये लाइन है, दोनों मिलकर कितना होगा? 180। ठीक है, ऐसा ये रूल बनता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में ऐसा होता है और अल्टरनेट इंटीरियर में। अब हम इसका समरी लेते हैं अल्टरनेट का, फिर हम करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात करेंगे। अब समरी क्या है? ये एंगल अल्टरनेट, एंगल 1 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 5 एंगल 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल 7 एंगल 8। तो हम दो चीज़ लिखते हैं, अल्टरनेट एंगल। और ये दो लाइन दोनों इफ L और M पैरेलल है, इफ L पैरेलल M, देन हम क्या लिखेंगे? दो भाग में, एक लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये जो इक्वल हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हुआ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसलिए क्योंकि लाइन पैरेलल था। और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये जो इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा तो एंगल कभी भी किसी कीमत पे इक्वल नहीं होगा। मतलब एंगल इक्वल तो लाइंस पैरेलल,
या लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल। इसके दो हिस्से हुए, ठीक है। अब है करस्पॉन्डिंग एंगल, लास्ट सेशन इसका। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट सेशन है। करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे एक दो लाइन लिए, ये लाइन L है, ये M है, तो एंगल 1, एंगल 2 ध्यान देना होगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। फिर से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएंगे, ये सभी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर फिर से L और M पैरेलल दे दे, इफ कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ यहाँ से L पैरेलल M, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए, यानी ए लाइन और ए लाइन पैरेलल, तो एंगल 1, एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 5, एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 7, एंगल 8 इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कब ये पॉसिबल है, जब इफ़ L पैरेलल M, ठीक है। एक कंडीशन तभी पॉसिबल है। फिर से हम एक बार सॉरी बोलेंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, उसके लिए हमारी बस की बात तो है नहीं, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, अगर आप लोग को इनकन्वीनियंट लगे तो इसलिए हम सॉरी, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारे के रीजन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग में होगा, और ये तभी इक्वल पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्ड ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। फिर से समझेंगे, अगर लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल, और यदि एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। अब इसके बेस पे जितने क्वेश्चंस होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो था कंसेप्ट यानी एंगल के ऊपर, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।